स्वर्ण, ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं वायरल हो रहे हैं, हर तरफ फैल रहे हैं, लेकिन इसमें जो पैनिक दिख रहा है, जिस तरह से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, आई कैन फील इट। यहाँ बैठ करके अपने इंस्टाग्राम फीड पे जब देख रहे हैं, उसी से वो फील आ रही है कि कितना ज्यादा परेशानी है, कितना ज्यादा पैनिक है उस जगह पर। एग्जैक्टली और ना कुछ विजुअल्स वहाँ से सामने आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ ही सेकेंड्स में ना जिस उससे रफ्तार से पानी आ रहा है, तुरंत पानी पूरे उस एरिया में फैल जा रहा है और घरों के घर जो है वो बह जा रहे हैं और काफी सारा जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस है इस पानी की वजह से, वो क्लियरली वीडियोज में देखने को मिल रहा है। एक वीडियो जो एकदम दिमाग पे है, वो बड़ी सी बिल्डिंग, वो बॉर्डर के पास का है और पीछे से पूरा पानी का एक पूरा सैलाब आता है और वो पूरा गेट टाइप का जो भी बना हुआ है उसको पूरा ढक देता है। पहले मुझे यही लगा था कि वो कोई एआई जनरेटेड वीडियो होगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल में वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। इस तरह से जो पानी का जो बहाव था वो उस तरह से आया कि वो जो पूरी बिल्डिंग थी उसको पूरा बहाकर वो लेकर गया। हाँ, और उसमें जो एम्बियंस है, जो आवाजें आ रही हैं, लोग जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, समझ आ रहा है कि कितनी परेशानी है ओवरऑल नेपाल में। और नेपाल का जो ये हाल हुआ है उसी पर आज हम बात करेंगे और आज का शो करेंगे। सुना, हमें लगता है नेपाल में जो हुआ है उसको सिर्फ एक फ्लड स्टोरी कहना अनफेयर होगा। हमारे आपके लिए ये एक हेडलाइन होगी कि नेपाल में फ्लैश फ्लड, 100 मिसिंग। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये सिर्फ नेपाल की एक स्टोरी नहीं है, ये हिमालयस की स्टोरी है, ये रिवर्स की स्टोरी है, ये क्लाइमेट चेंज की स्टोरी है और अल्टीमेटली ये अपने देश इंडिया की भी स्टोरी है। एग्जैक्टली और पता है हरीम, इसमें सबसे डेंजरस बात क्या है कि नेपाल में डिजास्टर आया और अब उसके बाद ना उत्तर प्रदेश और बिहार में ना जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे एरियाज है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें हाई अलर्ट एरियाज पर रख दिया गया है और काफी ज्यादा मॉनिटर किया जा रहा है उन्हें। फ्लड्स नेपाल में आए हैं तो इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है, ये सवाल भी बिल्कुल वैलिड है। हमें समझना यह है कि इंडिया और नेपाल के बीच सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, हम पानी से भी कनेक्टेड हैं, वाटर से कनेक्टेड हैं। और इसी कनेक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन नेपाल। तो 26 अगस्त 2026 नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास भोटे कोसी रिवर सिस्टम के एरिया में सडनली एक भयानक फ्लैश फ्लड आया। और ये कोई नॉर्मल रिवर फ्लडिंग नहीं थी, पानी के साथ मैसिव अमाउंट ऑफ मड, रॉक्स, आइस और डेब्री नीचे की तरफ आने लगे। विलेजेस, रोड्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इस फ्लो में पूरी तरह से डैमेज हुआ है, जैसा कि विजुअल्स में दिख रहा है। और कैजुअलिटी फिगर जो है ना हरीम, वो लगातार बढ़ रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 160 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर है और कहा जा रहा है कि हज़ारों लोग इस फ्लैश फ्लड की वजह से जो है वो अफेक्ट हुए हैं और ये जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर मिसिंग लोगों की बात करें तो मिसिंग पीपल में फॉरेन नेशनल्स भी हैं, इंडियन नेशनल्स भी हैं मिसिंग लोगों में, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, फिर वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। तो मतलब एक ही डिजास्टर में अगर देखो कितने अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं और उसका ऐसे हम बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बट सबसे पहले बिकॉज यहाँ नेपाल में फ्लैश फ्लड आने की बात हो रही है तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये फ्लैश फ्लड्स एक्चुअली क्या होते हैं। हम फ्लड शब्द ना बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं। मॉनसून आया, रिवर ओवरफ्लो हो गया, उसकी वजह से फ्लड आ गया। लेकिन फ्लैश फ्लड क्या होता है? तो फ्लैश फ्लड का बेसिक डिफरेंस है स्पीड। नॉर्मल रिवर फ्लड में वाटर लेवल जो होता है वो ग्रेजुअली राइज कर सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है, लोग जो है वो अलग जगहों पर जा सकते हैं अपना सामान लेकर, अपना जो भी उनका खर्च या पानी का जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो रिलोकेट कर सकते हैं, फैमिली को जो है वो इवैक्यूएट किया जा सकता है। लेकिन फ्लैश फ्लड में ना वाटर जो है वो तुरंत ही सडनली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है लोग अपना एरिया नहीं छोड़ पाते हैं। और स्पेशली माउंटेन एरियाज में ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है और ये इतनी जल्दी बढ़ता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे प्रोसेस करें। और माउंटेन्स में ऐसे है क्योंकि बिकॉज माउंटेन्स में ना वैलीज यानी घाटियाँ नैरो होती हैं। इमेजिन एक नैरो हिमालयन वैली, ऊपर ग्लेशियर या माउंटेन स्लोप, सडनली आइस, रॉक या वाटर का ह्यूज मास डिस्टेबलाइज हुआ, वो नीचे आया, उसके साथ डेब्री कलेक्ट होता है और फिर वो एक नैरो वैली में एंटर करता है। तो वाटर की डिस्ट्रक्टिव पार्ट जो है वो ना मल्टीप्लाई हो जाती है। सो फ्लैश फ्लड इज नॉट जस्ट बहुत सारा पानी, इट्स बहुत सारा पानी प्लस बहुत हाई स्पीड प्लस डेब्री प्लस
वेरी लिटिल वार्निंग टाइम, मतलब एक सरप्राइज जैसा होता है, एक गंदा सरप्राइज। एग्जैक्टली और ना करंट नेपाल डिजास्टर में यही सबसे स्कैरी पार्ट है। इनिशियल रिपोर्ट में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी भी डिस्कस की जा रही थी, लेकिन सब्सिक्वेंट साइंटिफिक असेसमेंट में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने सेस्मिक सिग्नल को ना अर्थक्वेक के बजाय ग्लेशियर कोलैप्स और डेब्री मूवमेंट से लिंक बताया है। सैटेलाइट इमेजरी और एक्सपर्ट एनालिसिस सजेस्ट करता है कि ग्लेशियर का एक पोर्शन हाई एल्टीट्यूड से कोलैप्स हुआ, जिससे कि मैसिव जो डेब्री है वो फ्लो ट्रिगर हुआ और उसकी वजह से पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड आया है। मतलब एक ग्लेशियर रिलेटेड इवेंट ने एक पूरी वैली को इम्पैक्ट कर दिया। लेकिन एक चीज हमें समझनी है, हम बार बार नेपाल तिब्बत बॉर्डर क्यों कह रहे हैं, वहां का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? बिकॉज ज्योग्राफी मैटर्स। नेपाल के नॉर्थ में ना हिमालय के अक्रॉस तिब्बत है और हिमालयन रिवर एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। करंट डिजास्टर भी हाई एल्टीट्यूड नेपाल तिब्बत बॉर्डर के रीजन में ही हुआ है और जो वाटर डेब्री माउंटेन सिस्टम में मूव करता है वो डाउनस्ट्रीम रिवर नेटवर्क को भी अफेक्ट कर सकता है और ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो उसी एरिया में हो रहा है। और इसीलिए इंडिया को भी जो है वो कंसर्न है, क्योंकि नेपाल से इंडिया की तरफ मल्टीपल रिवर्स फ्लो करती हैं और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। हमारी फ्लड हिस्ट्री जो है वो इसकी विटनेस है। तो नेपाल इंडिया के इतना क्लोज है कि वहां आने वाली आपदा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर असर पड़ ही जाता है। तो लेकिन फिलहाल लेट्स गो बैक एंड रिकॉल कि नेपाल की हिस्ट्री में कितने मेजर फ्लड्स आए हैं एक बार। इसमें ना 1993 का फ्लड एक मेजर एग्जाम्पल है। जुलाई 1993 में ना एक्सट्रीम रेनफॉल ने नेपाल में मैसिव फ्लड और लैंडस्लाइड ट्रिगर किया। हिस्टोरिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग 1000 से ज़्यादा लोगों की जो ना इस हादसे में जान गई थी और इससे लाखों लोग अफेक्ट हुए थे। सो 1993 इटसेल्फ टेल्स अस कि नेपाल का टेरेन फ्लड और लैंडस्लाइड के लिए कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। यस, और फिर उसके बाद आ जाता है 2008 का फ्लड, जिसमें कि कोसी फ्लड जो था वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दैट वाज नॉट जस्ट अ नेपाल डिजास्टर। अगस्त 2008 में नेपाल के कुशाहा एरिया में कोसी एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ। रिवर ने अपना कोर्स ड्रामेटिकली चेंज कर दिया और इसका मैसिव इम्पैक्ट जो था वो बिहार पर हुआ। रिसर्च ऑन दैट इवेंट डिस्क्राइब इट इज अ मेजर डिजास्टर फॉर नॉर्दर्न बिहार with enormous displacement and agriculture damage। और यहाँ एक लाइन जो हमें याद रखनी चाहिए कि रिवर ना वो बॉर्डर नहीं देखती है। आप मैप में इंडिया और नेपाल को सेपरेट कर सकते हैं, रिवर को नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन 2008 को थोड़ा प्रॉपर्ली। अगर किसी यंग व्यूअर को समझाना हो कि नेपाल का फ्लड इंडिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो आई थिंक 2008 जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। एब्सोल्युटली। कोसी नेपाल से ना बिहार की तरफ आती है। एम्बैंकमेंट जो थी वो ब्रीच हुई, रिवर ने अपना पुराना कोर्स ले लिया और नदन बिहार में ह्यूज एरिया में जो था वो फ्लड आ गया था, जिससे लाखों लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे। गांव के गांव बह गए थे, डूब गए थे। एग्रीकल्चर उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, लोगों के घर डैमेज हो गए थे, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ गया था और जो लोगों का रहन सहन था वो उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। और जब हम फ्लड के नंबर्स बोलते हैं ना कि X लाख पीपल अफेक्टेड, तो वो नंबर एक्चुअली क्या मीन करता है? एक फार्मर की क्रॉप गई है, एक फैमिली का घर चला जाता है, एक बच्चे का स्कूल बंद हो जाता है, एक डेली वेज वर्कर की इनकम जो है वो खत्म हो जाती है, एक प्रेग्नेंट औरत शायद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसका असर कितने बड़े लेवल पे है वो समझिए। एग्जैक्टली और ना इसीलिए फ्लड को सिर्फ वाटर लेवल स्टोरी की तरह कवर करना ना मुझे लगता है कि थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है। इट्स अ ह्यूमन वल्नरेबिलिटी स्टोरी। अच्छा, 2017 में भी नॉर्थ बिहार में डेवेस्टेटिंग फ्लड्स आए। Heavy rainfall in Nepal and adjoining areas increased discharge in rivers such as Gandak, Bagmati, Kamla, Kosi and Mahananda. North Bihar के 19 districts affect हुए थे according to disaster records with large scale deaths and displacement. सो इसमें ना हरी पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। नेपाल में हैवी रेनफॉल होता है, रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, वाटर इंडिया में एंटर कर जाता है। बिहार के लो लाइंग एरियाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होते हैं और बिहार इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन रीजन। सो नेपाल से आने वाला जो एडिशनल वाटर है वो एक एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटी को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू 2026। नेपाल में फ्लैश फ्लड हुआ है। इंडिया क्यों अलर्ट है?
ये समझना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह है नारायणी गंडक रिवर सिस्टम। नेपाल में नारायणी, इंडिया में गंडक, इसेंशियली सेम ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम है ये। करंट फ्लैश फ्लड के बाद बिहार अथॉरिटीज ने ना गंडक रिवर को क्लोजली मॉनिटर किया है पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और लगातार इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। और साथ ही साथ यूपी भी अलर्ट पर है, क्योंकि गंडक सिस्टम बिहार के थ्रू और डाउनस्ट्रीम उत्तर प्रदेश के एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। इंडियन अथॉरिटीज हैव बीन मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड डिप्लॉइंग रिस्पॉन्स रिसोर्सेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ जरूरी है कि नेपाल में फ्लड हुआ इस मतलब बिहार में ऑटोमेटिकली कैटास्ट्रोफिक फ्लड होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि इसको मान ही लो कि अब वहां पर भी आएगा। एग्जैक्टली, रिस्क डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग, कि कितना पानी आया है, रिवर ऑलरेडी कितना ज़्यादा फुल है, डाउनस्ट्रीम रेनफॉल कितनी ज़्यादा हो रही है, बैरेज जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का है, एम्बैकमेंट की कंडीशन किस तरह की है, जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो किस तरह की है, और जो लोकल ज्योग्राफी है वो क्या है। तो अगर आप देखें तो इट्स अ चेन ऑफ रिस्क्स, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये भी समझना। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट लाखों लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। लेकिन हरी, मुझे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो थी वो आपसे पूछनी थी कि हम डिजास्टर की जब भी बात करते हैं तो क्या डिजास्टर में सब लोग इक्वली वनरेबल होते हैं? क्या मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसे बोलें तो UNDRR की 2023 रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बाय 2030 clearly explains that disasters can affect people very differently depending on their gender, age, disability and socio-economic status. For example, women, children, elderly people, persons with disabilities and economically vulnerable communities can face additional challenges during evacuation and recovery. और current नेपाल disaster में एक angle ये भी है कि यहाँ tourists और pilgrims भी हैं। हाँ रिम, क्योंकि जो रसुआ वाला इलाका है उसके आसपास का जो हिमालयन वाला रूट है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिम्स जो होते हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ जो होती है वो वहाँ पर होती है। और अभी कहा जा रहा है कि इसी वजह से वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अफेक्ट होने की बात कही जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं। राइट। देखिए, लोकल लोगों को पता हो सकता है कि यहाँ पानी बढ़ेगा तो किस हिल पर जाना है, किस तरफ कम खतरा है, किस तरफ ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं, जो दूसरी कंट्रीज से आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं, वो ऐसे में ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। टूरिस्ट नहीं जानते हैं भाई कि कहाँ पर ज्यादा खतरा है, कहाँ कम खतरा है और किस तरफ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, और उनके साथ तो लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है, ज्योग्राफी उनके लिए अनफेमिलियर हो जाती है, लोकल वार्निंग सिस्टम भी उनके लिए अनफेमिलियर हो जाता है, एंड माउंटेन टेरेन इटसेल्फ डेंजरस। तो किसी भी डिजास्टर को देखने का मुझे लगता है कि कोई एक लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है जिसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। अब एक इनएविटेबल क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में इतनी चर्चा होती है, क्या ये फ्लड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है? तो हम डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इस पर अभी मुझे लगता है रिसर्च लगातार जो है वो चल ही रही होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है इस फ्लड को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह से ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहे हैं, जो कंडीशन है वो कितनी रफ्तार से बदल रहा है, तो वो एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये कह देना इसी वजह से हुआ है, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो बेसिकली वार्मिंग ग्लेशियर्स को थिन और रिट्रीट कर सकती हैं, स्नो एंड आइस कंडीशंस चेंज कर सकती हैं, परमाफ्रॉस्ट डिस्टेबलाइज हो सकता है, एक्सट्रीम रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, और ये फैक्टर्स माउंटेन्स को ज़्यादा अनस्टेबल बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स आर एग्जामिनिंग वार्मिंग एंड एक्सेलरेटेड ग्लेशियल चेंज एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिस्क एनवायरनमेंट अराउंड हिमालयन डिजास्टर्स। सो क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करने के बजाय क्लाइमेट चेंज को रिस्क मल्टीप्लायर की तरह हमें समझना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बात है, जो रिसर्च है, वो लगातार जारी ही रहेगा, और इसके रिपोर्ट्स भी बाद में आ जाएंगे। लेकिन अभी अगर हम अभी की बात करें तो नेपाल में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए हैं। हम सोशल मीडिया पर विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह से जो विजुअल्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, जिसमें कि मुझे लगता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो इस फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि नेपाल में जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो जल्द से जल्द इससे रिकवर कर सके, और नेपाल जो है वो इस डिज़ास्टर से जल्दी रिकवर करे।